तो बिहार की सियासत की बात मैं करने जा रहा हूं, लेकिन बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। बिहार गजबे है, सियासत गजबे है वहां पर। गजबे है कैसे? वो ऐसे कि परिवारवाद का जो मसला है बिहार की सियासत में नया नहीं है। चुनाव दर चुनाव जब जब सियासी तीरंदाजी होती है ये मसला उठ खड़ा होता है, लेकिन अब इसमें नया चैप्टर जुड़ गया है। और इस चैप्टर में एक तरफ जमाई आयोग खड़ा हो गया है, दामाद आयोग खड़ा हो गया, दूसरी तरफ मामा आयोग खड़ा हो गया है। अब इसकी पृष्ठभूमि पहले मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने तंज कसा है जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उस पर। अभी चुनाव आने वाले हैं तो आयोगों का, बोर्डों का पुनर्गठन हो रहा है, वहां पर नियुक्तियां हो रही हैं। उसी को लेकर उन्होंने जमाई आयोग वाला तंज कस दिया है। और इसके पीछे वजह क्या है, इसके टारगेट कौन है, निशाने कौन है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो आयोग गठित किए जा रहे हैं उनमें अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी जा रही है। रामविलास पासवान के जो दामाद हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं, मृणाल पासवान। इसके अलावा जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र कुमार। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनके दामाद का वो जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है सायन कुणाल। अब जैसे ही उन्होंने ये तीर छोड़ा तो इसके जवाब में अशोक चौधरी बचाव में उतर आए और उन्होंने भी मामा आयोग वाला तीर छोड़ दिया। अब इस मामा आयोग की पृष्ठभूमि आपको समझा दूं। बिहार की सियासत में एक वो जमाना होता था जब लालू राबड़ी परिवार का दबदबा था और उस दौरान सरकार के अंदर दो चेहरे अक्सर चर्चा में रहते थे। वो थे साधु यादव, सुभाष यादव। ये कौन थे? ये थे राबड़ी देवी के भाई यानी कि तेजस्वी यादव के मामा। इनके बारे में दो कोड प्रचलित थे, S1 और S2। S1 कौन? साधु यादव। S2 कौन? सुभाष यादव। और ये पृष्ठभूमि आपने समझ ली। अब इस पृष्ठभूमि में नई सियासत शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासत का नया चैप्टर जुड़ा है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए, इसको विस्तार से समझाने के लिए। रवि जी, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहता हूं, तेजस्वी ने जो तीर छोड़ा है दामाद आयोग का, जमाई आयोग का, क्या इसको माना जाए कि परिवारवाद की जो बात होने वाली है चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, उसकी ढाल वो तैयार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको तेजस्वी यादव के नजरिए से नहीं, हम अपनी नजरिए से और हम लोग उसको देखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो सायन कुणाल की बात आ रही है, अशोक चौधरी के जो दामाद को उन्होंने टारगेट किया है, सायन कुणाल की एक अपनी अलग पहचान है, उनकी एक अलग छवि है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि वह सायन कुणाल ने निश्चित रूप से वह जो सोशल इंजीनियरिंग किया है। अब क्या सोशल इंजीनियरिंग किया है? वह जिस समाज से आते हैं, वह देखिए शादी उन्हें, विवाह उन्होंने किससे किया? वह अपने वह भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, और वो दलित चेहरा पासी समाज से वह एक लड़की से शादी किया। निश्चित रूप से अशोक चौधरी के वह पुत्री हैं जो समस्तीपुर सुरक्षित से इस बार सांसद चुनी गई हैं। तो ये इसको इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए उनको। और उनको बनाया क्या गया है, ये जो है सो धार्मिक न्यास परिषद का, उनको बोर्ड का जो है सो ये बनाया गया, मेंबर बनाया गया है। तो ये इससे और थोड़ा सा आइएगा तो सायन कुलार जो है सो महावीर मंदिर जो न्यास ट्रस्टी है उसके वो ट्रस्टी है। लेकिन रवि जी, बात केवल सायन कुणाल की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर जीतन राम मांझी के दामाद की भी वो कर रहे हैं, बात यहाँ पर वो रामविलास पासवान के दामाद की भी कर रहे हैं, और जवाब में अशोक चौधरी दलित वाला एंगल भी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम उसी पर आ रहे हैं। तो देखिए, अब चिराग पासवान, श्रद्धेय रामविलास पासवान के दामाद की बात आ रही है। वह जो है सो, उनका नाम है धनंजय पासवान उर्फ मृणाल पासवान। वो 2015 और 2020 का दोनों का विधानसभा चुनाव वो लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ चुके हैं। तो वो, और उससे पहले से वह काम करते रहे हैं। तो यह कोई बहुत बड़ा उनको कोई चीज दे दिया गया, अचीवमेंट दे दिया गया, यह तो बात दिखाई नहीं पड़ती, नंबर एक। नंबर दो बात आप जो कह रहे हैं देवेंद्र मांझी की, देवेंद्र मांझी भी 2015 में गया सुरक्षित, माने बोधगया से, वो बोधगया सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे वो। तो वो देखिए, और ये जो रामविलास पासवान के दामाद की बात आ रही है, मृणाल की बात आ रही है, वह भी 2 बार 15 और 20 में लड़े, हार गए। तो वह देखिए, इन लोगों ने काम किया है। अब ये जो जमाई आयोग वाला तीर तेजस्वी यादव ने चलाया, इसका इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? कोई इंपैक्ट है भी या नहीं है? नहीं, देखिए, यह सब तो इस बार सब लोग जान रहा है कि बिहार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इसलिए पक्ष और विपक्ष इस तरीके का वो तूल तमेड़ा करेगा, इसमें तो कोई, और ये कोई, अब देखिए, जो चिराग माने जो तेजस्वी यादव की पार्टी
कि से आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में क्या होता था। उस समय साधु यादव है डबल एस की जो बात कहते हैं साधु और सुभाष की क्या तूती बोला करती थी, वह तो तूती नहीं बोल रही है इन लोगों की जिन नामों की चर्चा हो रही है। इन लोगों की तो काम करने के, और देखिए सायन कुणाल किसके पुत्र हैं इस बात को देखिए, अशोक चौधरी के दामाद हैं, इसे जोड़ के देखने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने काम किया है और वो काम के लिए जाने जाते हैं। और देखिए केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है, उसमें वह लगे हुए हैं। तो ये काम करने पर ही किसी को तोहफा मिलता है, और ये कोई बहुत बड़ा कोई उनको कुछ तो मिला नहीं है सायन कुणाल को या मृणाल को या देवेंद्र माझी को। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है, ये जो जमाई आयोग वाला नैरेटिव है उसके पैरेलल जो मामा आयोग वाली बात कही गई है, जो सवाल पूछा गया अशोक चौधरी की तरफ, ये नैरेटिव कहीं स्टैंड भी करेंगे या फिर ये केवल जुबानी खर्च हो रहा है? नहीं देखिए, ये अब वह कालखंड खत्म हो गया। वह जिस समय लालू प्रसाद यादव का कालखंड था उस समय मामा की चलती थी, यह पूरा बिहार जानता है और कमोबेश पूरा देश भी जानता है। लेकिन अब जो है सो यहाँ पर जो नैरेटिव सेट करने की बात आ रही है कि वो जमाई आयोग, तो ये आप सबको अलग अलग करके देखिएगा तो सब कुछ पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा कि देवेंद्र माझी कौन है, जीतन राम माझी के दामाद, चिराग पासवान के जो कहे जाते हैं वो, तो वह सब अलग है। और सायन कुणाल तो माने उनको लेकर के इसमें घसीटना, ये हम नहीं समझते किसी भी एंगल से यह उचित है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका कहना यह है कि जो जमाई आयोग का जो तीर छोड़ा गया है उसकी पृष्ठभूमि को जाने बिना, उनके काम को जाने बिना तेजस्वी ने तीर भले ही छोड़ा है, लेकिन इसका इंपैक्ट चुनाव में होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी।